नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। पटना की मेडिकल छात्र पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, छात्र शिराज पर लव जिहाद का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनएमसीएच में पीजी का छात्र है शिराज। भागलपुर की हिंदू लड़की का आरोप, इलाज के दौरान उन दोनों की दोस्ती हुई थी और 3 साल तक लिव इन में रहे दोनों। बाद में नमाज पढ़ने का दबाव बनाया, सब्जी बाग में लड़की को बीफ खिलाया और बाद में शिराज ने दूसरी शादी भी कर ली। विरोध में टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे डाली पीड़ित लड़की का आरोप पुलिस पर। पुलिस ने केस लेने से इनकार कर दिया। डीजीपी के गुहार के बाद महिला थाने में केस दर्ज हुआ है और इस पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए। संजय, क्या है ये पूरा मामला? तो भी दरअसल जो विक्टिम है उनका ये कहना है कि जो उन्होंने पुलिस में आवेदन दिया है कि वो बीमार थी और इसी दौरान वो गई थी एनएमसीएच अपना इलाज कराने के लिए और उसी दौरान सिराज से मुलाकात हुई। सिराज ने वेल सेटल्ड होने का भरोसा दिलाया और शादी का झांसा दिया। फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और इसी दौरान उस पर लगातार नमाज पढ़ने का, कलमा पढ़ने का दबाव बनाया गया। और उसके बाद इतना ही नहीं, जो पटना का सब्जी बाग इलाका है, युवती ने यह भी आरोप लगाया कि वहां ले जाकर उसे जबरन बीफ खिलाया गया। सब कुछ रिलेशन ठीक चल रहा था, लेकिन इस बीच जो युवक है वो ईद में घर गया और परिवार वालों के दबाव पर उसने दूसरी शादी जो है वो कर ली। इसके बाद युवती ने इस पूरे मामले को लेकर जब कहा कि आपने दूसरी शादी क्यों कर ली, आपने मेरे साथ शादी करने की बात कही, तो उसने कहा कि मैं 4-4 शादियां कर सकता हूं और उसे टुकड़े टुकड़े कर पटना सिटी में गाय घाट इलाके में नाले में फेंक देने की धमकी दी। इसके बाद युवती जो है इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के पास पहुंची थी। शुरू में पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर वो डीजीपी के जनता दरबार में गई और डीजीपी के इंटरफियरेंस के बाद, आदेश के बाद पटना के महिला थाने में एफआईआर लॉन्च किया गया है। पीड़िता का फर्द बयान दर्ज किया गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और देखना होगा पुलिस अब आगे किस तरह की जांच करती है, लेकिन फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। सुरभि, वाकई संजय, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस लड़की को इस बात की जानकारी पहले नहीं थी कि युवक मुस्लिम समुदाय से आता है, मुस्लिम धर्म को अपनाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो उसने बयान दर्ज करवाया, उसने कहा कि पहले उसे इस बात की जानकारी नहीं थी क्योंकि नाम जो है उसने छिपा कर रखा था और इसलिए वो गुमराह हो गई। ये मूल रूप से भागलपुर की रहने वाली है और गुमराह चूंकि हो गई, इसको बाद में पता चला कि लड़का जो है वो मुस्लिम है और अब चूंकि काफी दिनों से वो लिव इन रिलेशनशिप में रही थी। चलिए संजय, हम आपसे पूरी जानकारी लेंगे। इस वक्त खुद हमारे साथ पीड़िता भागलपुर की हैं, जो वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरी घटना हुई कैसे, क्या, और ये सब कुछ कब से चल रहा था? ये सब कुछ 2022 से चल रहा था। एक्चुअली जो लड़का है उसका मेन मोटो ही यही है, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसी और भी बहुत सी लड़कियां उसके टच में हैं और सिर्फ हिंदू लड़कियां हैं और सबको वो ऐसे ही एनएमसीएच में ही ट्रीटमेंट करवाने, वो लड़का मेडिकल डॉक्टर है, तो सबको वो ट्रीटमेंट करवाने के बहाने, इलाज करने के बहाने, सपोर्ट करने के बहाने, किसी तरह का कोई क्वेरी हुआ तो मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा, पढ़ने लिखने के बहाने ही वो सबको फंसाता है। जी मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जब साल 2022 में उनसे आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी, कहाँ हुई थी और आप अस्पताल क्यों गई थी? किसी तरह की कोई जानकारी आप देना चाहें तो। जी, मैं अगस्त महीने में आई थी 2022 में पटना। तो मैं ऐसे ही मतलब जनरल चेकअप होता है ना, नॉर्मल चेकअप, मैं ऐसे ही गई, बस नॉर्मल चेकअप। तो आप नॉर्मल चेकअप कराने के लिए अस्पताल पहुंची और वहीं पर आपकी शिराज से मुलाकात हुई? जी। तो शिराज से मुलाकात के बाद ये मुलाकात से बात बढ़ती चली गई और लगभग कितने दिनों से आप शिराज को जानती हैं और आपको इस पूरी जानकारी कब मिली कि शिराज मुस्लिम समुदाय से आते हैं? मुझे आप लोग 1 साल के बाद पता चला लड़का मुस्लिम है। जी, तो क्या उसने खुद की पहचान आपसे छिपा रखी थी? उसने अपना नाम नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया आपसे? परिवारजनों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी? एक्चुअली उसका नाम सोनू है, उसका घर का, लड़के का घर का नाम सोनू है। उसका गोपालगंज में सोनू साइकिल स्टोर के नाम से दुकान भी था, तो उसने मुझसे सोनू बताया था अपना नाम। जी, तो अभी आप क्या चाहती हैं, क्योंकि आप पीड़ित हैं और ऐसे में हम आशा करते हैं कि आपको न्याय भी मिले, तो आप क्या गुहार लगाना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से?
मेरे साथ जो हुआ तो हुआ, लेकिन आगे ऐसे और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको कि ऐसे ही करके फंसाया जा रहा है और हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने की सजा मिल रही है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया गया। अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया होता तो मुझे ऐसे जान से मारने की कोशिश नहीं की गई होती, मुझे किडनैप करने की कोशिश नहीं की गई होती। यहाँ तो तक क्या कि आपके मैं साथ जब जान से मारने की कोशिश हुई है, आपको किडनैप करने की कोशिश हुई है? क्या शिराज ने ऐसा कोई कदम उठाया? हाँ, मेरे पास इसके सारे एविडेंस है। मेरे साथ जब लास्ट बार वो मुझे 2 दिन तक रूम में ऐसे ही मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की, मुझे 2 दिन तक रूम में बंद रखा, मेरा हाथ पैर बांध के। जी। और मैं पूरी 2 दिन तक चीखती रही, चिल्लाती रही। ये घटना NMCH PG हॉस्टल ब्लॉक B रूम नंबर 226 की है। मैं पूरी रात पूरा दिन चीखती रही, चिल्लाती रही। अगल बगल लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। एग्जैक्ट किसी ने जानने की भी कोशिश नहीं की आखिरकार रूम में हो क्या रहा है जो लड़की इतना चीख रही है, चिल्ला रही है। हम्म। तो आप ये बता रही हैं कि NMCH में ही ये पूरा खेल चल रहा था और ये जितना भी इंसिडेंट हुआ शुरू से लेके अंत तक, सारा का सारा इंसिडेंट NMCH हॉस्टल तो का ही है। आपको क्या लगता है कि शिराज के साथ कुछ और लोग भी मिले हुए हैं जो उन्हें मदद कर रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स 2 और लोग हैं जो उसे पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। तो 2 और लोग वो कौन है? क्या वो उनके करीबी हैं, उनके दोस्त हैं, उनके साथ काम हाँ। करने वाले हैं? जी, एक और है, उनका नाम है आदित्य राज। वो एक्चुअली उसने एक्यूप्रेशर का कोर्स किया है योगा साइंस से, और वो एज ए एलोपैथी डॉक्टर देख रहा है, क्लिनिक चला रहा है अपना। जी। खेमनी चक में वो अपना क्लिनिक चलाता है, जबकि वो जबकि MBBS नहीं है, उसने एक्यूप्रेशर का कोर्स करके रखा है। और वो क्लिनिक मतलब उसके साथ जितने भी लोग हैं सबके सब फर्जी ही जुड़े हुए हैं। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये पूरा सरगना है क्या ये यही काम करते हैं? आप इस बात का दावा करती हैं कि इन हाँ, लोगों की मैं तरफ से मिलके लड़कियों को फंसाया जा रहा है, खासकर आपका कहना है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? जी, मैं इसको पूरी तरीके से प्रूफ कर सकती हूँ। जी, चलिए हम आशा मैं करते हैं कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले और हमारी तरफ से जो भी मदद हो सकती है। न्यूज़ 18 पर हमने प्रमुखता से आपकी खबर को चलाया भी है और इसका असर क्या होता है ये भी हम बताएंगे अपने दर्शकों को और आशा करेंगे कि आपको जल्द से जल्द न्याय भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बातचीत करने के लिए और संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मोतिहारी से खबर आ रही है, जहां यूपी के इटावा की घटना का असर अब बिहार के मोतिहारी में दिख रहा है। मोतिहारी में भी एक गांव में लोगों ने ब्राह्मणों से पूजा कराने पर रोक लगा दी है। साथ ही इसको लेकर गांव में कई जगहों पर नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों से पूजा कराते हुए पकड़े जाने पर सजा देने की चेतावनी दी गई है। और ये पूरा मामला मोतिहारी के आदापुर थाना क्षेत्र के टिकुलिया गांव का बताया जा रहा है। गांव के लोगों ने एंट्री पॉइंट पर बोर्ड और बिजली के खंभों पर चेतावनी लिख डाली है। गांव के लोग इस चेतावनी के पक्ष में खड़े हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी। इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा कराना सख्त मना है, पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे। तो ये आपने लिखा है सर? यहाँ के युवा लोग लिखवाए हैं, सब कोई मिल क्या के। कारण है, क्या वजह क्या है? सर, जो पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, वहीं आके पूजा पाठ कराए। ये नहीं है कि किसी को मना नहीं है, ब्राह्मण चाहे पंडित को मना नहीं है पूजा पाठ कराना। जो पढ़ा लिखा होंगे, कोई भी कास्ट का हो। तो पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यही है कि उत्तर प्रदेश के इटावा में जो घटना घटित हुई है उसके बहिष्कार करते हुए हम लोगों ने बोर्ड लिखवाया है। और हम लोगों का कहने का मतलब है कि वो ब्राह्मण जो कुछ नहीं जानता है और पूजा पाठ करवाते हैं तो उनका हम लोग बहिष्कार करते हैं। जो वेद ग्रंथ जानता हो और जो मांस मदिरा का पालन नहीं करता हो, जिसके पास ज्ञान हो, वो सब कुछ जानता हो, तो उससे हम लोग पूजा करवा लेंगे। बेशक वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, हम लोग उससे पूजा करवा लेंगे। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मोतिहारी से हमारे साथ अवनीश कुमार सिंह फोन लाइन पर हैं। अवनीश, क्या है ये पूरा मामला? आप सबसे पहले जानकारी दीजिए और गांव के लोग क्या कह रहे हैं इस बाबत वो भी बताइए। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के इटावा में जो कथावाचक के साथ जो घटना हुई थी उसका असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। और आदापुर प्रखंड के टिकुलिया गांव में जो युवक हैं, स्थानीय युवक हैं, उन लोगों ने बोर्ड लगा दिया है, पोल पर लिख दिया है कि कोई भी जो ब्राह्मण जो है, जो पुजारी हैं, वे लोग इस गांव में प्रवेश नहीं करें। उनके प्रवेश पर पूरी तरीके से बैन रखा गया है। अगर मिलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। देखिए गांव के युवक जो हैं सामूहिक रूप से
ये फैसला उन्होंने लिया है, गांव के युवकों ने। बुजुर्गों ने इस पर बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन गांव के युवक जो हैं वो जरूर बोल रहे हैं कि नहीं, यूपी में जो घटना घटी है उसको लेकर हम लोगों ने ये एक्शन लिया है। या जो ब्राह्मण है, जो पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण जो अगर जानकार हैं, ज्ञानी है, उनका सम्मान है, लेकिन अगर वो केवल ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण है, तो वैसे लोगों के लिए हम लोग जो है उनसे पूजा पाठ नहीं करवाएंगे। जिनको जानकारी नहीं है, जिनको अनुभव नहीं है, जिनको वेद का ज्ञान नहीं है, वैसे ब्राह्मणों का हम लोग विरोध करेंगे। और इसीलिए गांव के चौक चौराहे पर हम लोगों ने बोर्ड लगाया है, नोटिस बोर्ड लगाया है, पोल पर बोर्ड लगाया है कि वैसे लोगों के प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए, इटावा का मामला मोतिहारी पहुंच गया है और वैसी स्थिति में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। थोड़ी देर पहले ही जो है मोतिहारी में विरोध प्रदर्शन भी किया गया है और अब जो है गांव में इस तरह के बोर्ड भी लगा दिए वाकई गए हैं। अवनीश, देखने वाली बात होगी कि गांव वालों की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ आगे एक्शन लिया जाता है, प्रशासन की तरफ से इस बोर्ड को देखने के बाद क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर से मांगी 2 करोड़ की रंगदारी। हड्डी के डॉक्टर से रंगदारी की मांग की गई है। एसटीएफ ने दरभंगा से आरोपी को दबोचा है। आरोपी नूर मोहम्मद गिरफ्तार हो गया है। डॉक्टर महेश कुमार से रंगदारी की मांग की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं। डॉक्टर से एक नहीं बल्कि 2 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है। हड्डी के डॉक्टर से रंगदारी मांगी गई। एसटीएफ ने दरभंगा से आरोपी को दबोचा है। आरोपी नूर मोहम्मद बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। आवेदक डॉक्टर महेश कुमार जी द्वारा एक आवेदन फुलवारी शरीफ थाना पर दिया गया था और जिसमें उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया था कि नूर मोहम्मद और नीरज नाम के व्यक्ति द्वारा उनसे 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। सूचना पाकर तुरंत इसमें FIR दर्ज कर ली गई है और इसमें STF के सहयोग से एक जो अभियुक्त है नूर मोहम्मद, उसको दरभंगा से गिरफ्तार भी किया गया है और माननीय न्यायालय में इसको उपस्थापन के लिए भेज दिया गया है। और देखिए, जमुई के गांव में आयुषी नाम की शादीशुदा महिला ने अपने पति के भतीजे सचिन के साथ 2 साल के प्रेम प्रसंग के बाद मंदिर में जाकर शादी रचा ली थी। चाची भतीजे की इस शादी की चर्चा लगातार हो रही है। शादी के बाद चाची भतीजा दोनों जमुई छोड़कर दूर किसी महानगर में रह रहे हैं। आयुषी का पति विशाल अपनी चाय की दुकान और बेटी को संभालते हुए सब कुछ भुलाने में लगा है। विशाल ने बताया कि अगर वो प्रेम प्रसंग और शादी का विरोध करता तो उसकी हत्या कर दी जाती। आयुषी के पति विशाल हमारे साथ है, जो देख सकते हैं कि विशाल एक गांव के चौक पर एक जो मोड़ है, सड़क है, वहां सड़क के किनारे एक चाय की दुकान चलाते हैं। जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं कि विशाल अपनी चाय की दुकान को अभी संभाले हुए हैं और देखा जाए तो पत्नी ने शादी कर ली है इन्हीं के भतीजे के साथ। अब कैसे हालात गुजर रहे हैं, कैसे ये रह रहे हैं, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और चाय की दुकान ये संभाल रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। विशाल, आइए हम आपसे बात करते हैं कि अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं जी, ये कैसे दौर से गुजर रहे हैं और क्या लग रहा है कि पत्नी ने भतीजे से शादी कर ली, अब आपको कितना मुश्किल लग रहा है? मुश्किल तो लग ही रहा है सर, लेकिन क्या करें, तो अपना जान तो बचाना ही पड़ेगा ना। मतलब धमकी भी मिली थी मुझे। क्या? ये सचिन दुबे और ये आयुषी जो हमारी पत्नी थी, वो बोली थी यदि तुम उसके साथ मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये आयुषी भी मुझे धमकी दी थी, दोनों मिलकर मुझे धमकी दी कि यदि तुम उसके साथ हमको जाने नहीं दोगे, तो ये सचिन कुमार दुबे बोला था, घर पे आके बोला था, क्योंकि हम तो सीधा, हमको तो वो सबसे कोई अथी रहता नहीं। वो बोला था कि यदि जाने नहीं दोगे तब तुमको हम जान से मार देंगे। तो मैंने फिर सोचा कि भाई तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम चले जाओ, लेकिन जान मेरा मत लो। हमको लगा कि हो सकता है ये मेरी जान ले लेगा दोनों मिलके, तो फिर हम ना तो घर का रहेंगे ना तो घाट का रहेंगे। इससे बढ़िया बोले जाओ भाई, जो तुम्हारी इच्छा है तुम वही करो। तो हम तो समझा के ही देखेंगे ना, लेकिन वो नहीं मानी, वो चली गई। तो फिर हम उसको बोले भी कि देखो, हम तो जो तुम्हारा इच्छा था वो सारा तुम लोग कर लिए हो, लेकिन अब जान से जो मारने की धमकी दे रहे हो वो मत करना। अब बढ़ते आगे सियासी गलियारे से खबर आपको बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। ये इंडिया गठबंधन की मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक है और ये पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बुलाई गई है, जहां इंडिया गठबंधन के साझा घोषणा पत्र पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा, सुधाकर सिंह समेत कांग्रेस से अमिताभ दुबे, करुणा सागर, शिव जतन ठाकुर, भाकपा माले से मीना तिवारी,
माकपा से सर्वोदय शर्मा और वीआईपी से दिनेश टहनी और नुरुल और हुदा समेत कई लोग शामिल होने जा रहे हैं। इस बैठक से अलग महागठबंधन की एक और बैठक आज तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर भी होनी है, जिसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव ही करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी पीछे हटने को तैयार नहीं, पूरी तैयारी की जा रही है। बड़ी तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी बैठक को लेकर आज पूरी तैयारी की जा चुकी है। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज इंडिया गठबंधन की ये बड़ी बैठक होनी है। एनडीए में सीट और शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक साफ नहीं होने के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन पर निशाना साध रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन एनडीए पर पलटवार कर रहा है। साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है? न तो किसी एजेंडा पे बात हो रही है। हमारा तो एजेंडा विकास है, सुशासन है। उनका एजेंडा क्या है? लालू प्रसाद यादव का कुशासन फिर से वापस लाना। ना तो सीट शेयरिंग पर बात होगी और ना ही महागठबंधन का कौन चेहरा होगा, इस पर भी बात नहीं होगी। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है, इस बार बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करेगी। अगर आप तैयार हैं तो बात बनेगी, नहीं तो चुनाव आते आते देखिए क्या क्या होता है। एनडीए के कुनबे में आग लगी है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान जी जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। जदयू कई घटक दलों को आंख दिखा रही है। भाजपा पेशम पेश में आग इस कदर से लगी है एनडीए के अंदर, उस आग की लपटें एनडीए को किस तरह छत बिछत करेगी तो आने वाला कल में पता चलेगा। रही बात सीटों की, तो हम चाहे इतनी सीटों पर लड़े, चाहे उतनी सीटों पर जीत तो हम रहे हैं ना। सरकार तो हमारी बन रही है ना, हमारी गठबंधन की सरकार न बनने जा रही है, तो चिंतित होने दीजिए जिनको होना है। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि साल 2029 में लोकसभा चुनाव के दौरान जब परिसीमन होगा तो बाढ़ को फिर से लोकसभा सीट बनाएंगे और बाढ़ से ही लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। ज्ञानू ने कहा कि बाढ़ से लगातार 4 बार विधायक रहने के बाद इस बार 5वीं बार चुनाव लड़ेंगे। ज्ञानू का दावा है कि 2029 में जब परिसीमन होगा, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या बढ़ने के साथ ही विधानसभा की सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी। बाढ़ को अगला बार परिसीमन होगा 29 में, बाढ़ को पार्लियामेंट बनवाएंगे। जो मुंगेर पार्लियामेंट अलग होगा, बाढ़ चूंकि संख्या बढ़ जाएगी, जो अभी 40 पार्लियामेंट है तो 60 हो जाएगी। असेंबली का डेढ़िया पौने दुगना हो जाएगा असेंबली, तो उस हिसाब से पार्लियामेंट की संख्या बढ़ेगी तो बाढ़ को हम पार्लियामेंट बनवाएंगे। अब अगला बार पार्लियामेंट लड़ेंगे, बाढ़ से पार्लियामेंट लड़ेंगे। और पटना के पीएमसीएच में नए भवन के उद्घाटन के 1.5 महीने बाद अब ओपीडी के साथ साथ मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा शुरू होने वाली है। फिलहाल नई बिल्डिंग में 100 बेड वाला मेडिकल वार्ड पूरी तरह से बनकर तैयार है और सभी बेड पर मल्टी पारा मॉनिटर भी लगा दिए गए हैं। पीएमसीएच के अधीक्षक की अगर माने तो 15 जुलाई तक मेडिकल इमरजेंसी सुविधाएं बहाल हो जाएगी। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के नए भवन के 2 टावर के उद्घाटन के बाद जहां पहले ओपीडी सुविधा बहाल हो गई, वहीं अब नए भवन में इमरजेंसी की भी सौगात मिलने वाली है। अस्पताल प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है क्योंकि इमरजेंसी वार्ड बनकर तैयार है और इस वक्त हम नए भवन के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं, जहां पर फिलहाल जो मेडिकल इमरजेंसी है उसमें 100 बेड तैयार कर लिए गए हैं। 2 टावर के उद्घाटन के बाद बारी बारी से जहां ओपीडी के अलग अलग डिपार्टमेंट का उद्घाटन हो रहा है, वहीं अब इमरजेंसी की भी सुविधा बहाल होने वाली है और सभी बेड पर देख सकते हैं कि मल्टी पैरामीटर मॉनिटर के साथ साथ तमाम वो सुविधाएं यहां पर बहाल कर ली गई है। तो मेडिसिन 100 बेड का इमरजेंसी हम मेडिसिन का शुरू करने जा रहे हैं और इसी में 4th तल्ले पर 272 बेड का इंडोर मेडिसिन का भी हम इसी में देने जा रहे हैं। मल्टी पारा मॉनिटर है, तो मल्टी पारा मॉनिटर का मतलब है कि इसमें पल्स, ऑक्सीजन सेचुरेशन, बीपी, ईसीजी, कार्बन डाइऑक्साइड सब इसमें पैरामीटर में आ जाता है। तो मरीज को क्या पोजीशन है, यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठेंगे तुरंत पता चल जाएगा, सिस्टर यहाँ देख लेगी तुरंत पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है सो आप देख रहे हैं कि सक्शन का है
ऑक्सीजन का है, तो ये जो फैसिलिटी होना चाहिए आइडियली एक आईसीयू में, वो इमरजेंसी में हमको अवेलेबल है। एक्चुअली है कि मेडिसिन इमरजेंसी सबसे टफ हमारे यहाँ है, और 75 से 150 मरीज करीब करीब पर डे यहाँ आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा लोड मेडिसिन में ही रहता है। तो मेडिसिन में अगर 100 अभी 57 बेड का मेडिकल इमरजेंसी हमारा चल रहा है, तो वो 100 हो जाएगा, लगभग दोगुना हो जाएगा। जब से इस हॉस्पिटल के उद्घाटन का न्यूज़ आया है, तब से मरीजों का फ्लो बढ़ गया है। ऐसी परिस्थिति में, और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो लंबी भीड़ रहती थी, यहाँ प्रॉपर वेटिंग एरिया दिया हुआ है जो एयर कंडीशनड है, तो मरीजों को इंतजार करने में भी उतनी तकलीफ महसूस नहीं हो रही है जितना ऐसे सामान्यतः पहले होती थी। जो ओपीडी के बाद मेडिकल इमरजेंसी शुरू होने वाला है, इसको लेकर अस्पताल प्रशासन लगातार तैयारी में भी जुटे हुए हैं। मशीनें इंस्टॉल कर दी गई है और ऑक्सीजन जो है गैस पाइपलाइन के जरिए जो है यहाँ पर सप्लाई होने लगा है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि मरीजों का इंतजार खत्म होगा। महज 15 जुलाई के बाद अब यहाँ जो है मरीज पुराने भवन में नहीं बल्कि नए अस्पताल में भर्ती होंगे, और जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन दिन रात तैयारी में जुटा हुआ है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको गया जी के फतेहपुर प्रखंड के